नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट जस्ट बिकॉज समवन डजंट गिव यू क्रेडिट। तो कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि अपना बेस्ट आप अपनी ज़िंदगी में देते रहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें। और ये मत सोचिए कि मैंने अपना बेस्ट इसलिए नहीं देना है क्योंकि कोई मुझे मेरे काम का श्रेय नहीं दे रहा है, कोई मुझे क्रेडिट नहीं दे रहा है। तो ये बिल्कुल गलत सोच है, ऐसा नहीं सोचना है। तो ऐसी सोच क्यों आती है? ऐसी सोच अक्सर तब आती है जब आप किसी दूसरे को देखते हो कि वो तो अपने काम में कोई बेस्ट दे नहीं रहा और लोग उसको क्रेडिट दे ही जा रहे हैं कि वही सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आपकी क्वालिटी आपके अंदर है और आपका काम जो है ना, समय आने के तहत आपका काम भी बोलेगा और आपको अपना बेस्ट देते रहना और आगे बढ़ते रहना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी क्वालिटी को आप जो है ना शार्प करते रहें और उसको आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए अब थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो यह है आज का न्यूज़पेपर। तो डेली एडिशन हम डेली डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत कोट से होती है, उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन आता है, फिर फ्रंट पेज से लेकर अराउंड द वर्ल्ड तक जितने पेजेस हैं इस न्यूज़पेपर के, सभी पेजेस की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसकी डिस्कशन होती है, एनालिसिस होता है और बाद में शीशे के सामने 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको मिलते हैं। तो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी होती है शीशे के सामने जाकर। और फिर इकोनॉमी का एक कंसेप्ट डिस्कस होता है, फिर एक नक्शा मिलता है आपको, उसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है और लास्ट में जो है पिछले नक्शे की पूरी डिटेल्स होती हैं। तो लाइक और शेयर जरूर करें इस लेक्चर को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कि सभी बच्चों तक जो है ये वीडियो पहुँचे, जिन जिन बच्चों को भी इस वीडियो की, इस लेक्चर की ज़रूरत है। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उस लिंक पर आप क्लिक करिए और आपको जो है PDF अवेलेबल हो जाएंगे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं पहले एडिटोरियल के साथ। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूज़ इज डिफरेंट, ट्रीट इट डिफरेंटली, न्यू रेगुलेशन ऑन डिजिटल मीडिया, डिजिटल न्यूज़ इज अनअक्सेप्टेबल। कहने का मतलब है कल ही भारत सरकार ने जो है एक नई रेगुलेशन भारत सरकार लेकर आई, जिसके तहत जितने भी डिजिटल मीडिया नेटवर्क्स हैं या पोर्टल्स हैं या सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं या इसके अलावा जितने भी एंटरटेनमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो अभी उनको भी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जो है उनको उसके अंतर्गत जो है डाल दिया गया है। तो अभी उस IT एक्ट के तहत जो भी पेनल्टीज होंगी, उसी पेनल्टीज के अंदर जो है अभी जो ये डिजिटल मीडिया नेटवर्क है वो काम करेगा। कहने का मतलब अभी तक जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था, तो इसके अंतर्गत कौन आता था? इसके अंतर्गत आते थे जो जितने भी न्यूज़ पब्लिशर्स थे वो आते थे। इसके अलावा जो टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स हैं वो आते थे। ओके, तो उनको कंट्रोल करके चलता था, तो वो सभी ऑपरेट होते थे थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो अभी जो है इसका दायरा बढ़ाकर डिजिटल मीडिया को भी इसके अंतर्गत डाल दिया गया है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है ऑथर बात कर रहे हैं इस आर्टिकल में। तो इसको एक तरह का फंडामेंटल फ्लॉ बोल रहे हैं, एक गलती बोल रहे हैं भारत सरकार की ओर से कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया है कि अभी इन सभी न्यूज़ को भी उसी सेम रेगुलेटरी बास्केट में डाल दिया, जिसमें पहले से ही काम कर रहे हैं। पहले 2 कौन कौन से? एक जो न्यूज़ पब्लिशर है और दूसरा जो है टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स है वो। तो इसको यहाँ पर इलॉजिकल कंटेंट बोल रहे हैं कि बिल्कुल ये इलॉजिकल बात है, क्योंकि जो न्यूज़ होती है वो अलग होती है थोड़ी सी और सेल्फ एविडेंटली थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी चीज़ों से। और डिजिटल मीडिया को अगर हम कंपेयर करें टेलीविज़न न्यूज़ चैनल से तो आपको फ़र्क देखने को मिलेगा ही, काफ़ी फ़र्क होता है। क्योंकि जो डिजिटल मीडिया होता है वो यूज़र बेस्ड कंटेंट होता है, मतलब खुद से जो यूज़र, अगर आप ही एक यूज़र हो, ठीक है, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आप खुद से भी जो है कंटेंट जनरेट करते हो, ठीक है, उसको बाद में आप अपलोड करते हो, तो वो चीज़ वायरल होती है, लोग उसको देखते हैं। तो लेकिन टेलीविज़न और न्यूज़ पब्लिशिंग क्षेत्र में थोड़ी सी अलग बात हो जाती है। वहाँ पर भी न्यूज़ ही आती है लेकिन वो एक एरा अलग हो जाता है। ओके, तो उसमें कोई यूज़र का अपना कंटेंट नहीं होता, जो बाहर से न्यूज़ निकली है वो उसी को पब्लिश करके आगे जो है फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से बोल रहे हैं कि जो हमारा मीडिया है, मीडिया की जो आज़ादी है उसके ऊपर एक तरह की परछाई की तरह ये चीज़ डाल दी गई है। मतलब आज़ादी को थोड़ा सा कम किया गया है, मीडिया की आज़ादी को। तो पहली बात यहाँ पर कर रहे हैं, सबसे पहली बात जो डिजिटल न्यूज़ मीडिया है अभी उसको किसके अंतर्गत डाल दिया गया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत। इसको प्लेन रॉन्ग बोल रहे हैं ऑथर की, बिल्कुल गलत बात है, ये सही नहीं है। और इसके अलावा जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, तो ये क्या होता है? तो कोई भी किसी भी अदारे का ना, हमेशा कोई भी अगर सरकारी अदारा है या प्राइवेट अदारा है तो उसका एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, जिसके तहत क्या होता है कि अगर आप उस किसी अदारे पे गए हो और आपको वहाँ पर अच्छी सर्विस नहीं मिली, आपसे अच्छी तरीके से बर्ताव नहीं किया गया, तो आप जो है ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है कंप्लेंट कर सकते हो।
फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में जा रहे हो, तो अगर बैंक के एम्प्लॉयज़ आपसे आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आप जो उस बैंक का जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा ना, तो वहाँ पर जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो, तो कार्रवाई हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से इन जो पब्लिशर्स हैं या न्यूज़ टेलीविजन है, तो इनका भी जो यहाँ पर रिड्रेसल मैकेनिज्म है, तो उसको भी बिल्कुल सिमिलर बना दिया गया है जो बाकी के न्यूज़ चैनल्स हैं और अभी के जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, जो न्यूज़ साइट्स हैं, और जो यहाँ पर होस्ट यूजर जनरेटेड कंटेंट है, तो सिमिलर कर दिया गया, सेम कर दिया गया है। तो अभी इसको भी गलत बोल रहे हैं ऑथर कि ये भी सही नहीं है। तो तीसरी बात क्या कर रहे हैं, तीसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि एक ओवरसाइट अथॉरिटी यहाँ पर जो भारत सरकार जो है यहाँ पर बनाने जा रही है, जो है इस डिजिटल मीडिया के ऊपर जो फोकस करके चलेगी कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कोई गलत न्यूज़ तो नहीं आ रही, कोई फेक न्यूज़ तो नहीं आ रही। ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा ये ओवरसाइट अथॉरिटी जो है चलाई जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो इसको चलाएंगे, तो इसको हेड जो करेंगे वो होंगे यहाँ पर रिटायर्ड जज। ओके, कोई भी रिटायर्ड जज होंगे, तो उनको जो है इस ओवरसाइट अथॉरिटी का जो है हेड लगाया जाएगा। तो ये एक तरह की सेल्फ रेगुलेशन बॉडी होगी, जो आने वाले समय में इसका काम यही होगा कि डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर नज़र बनाई रखें कि कैसे काम कर रहे हैं ये। और आगे बात करें कि जो ओवरसाइट बॉडी बनाई जाएगी, जो यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बनेगी, तो वो क्या करेगी, वो एक कोड को ड्राफ्ट करेगी और उसके पास सो मोटो पावर्स हैं, मतलब कि वो खुद से संज्ञान ले सकते हैं जिस भी रिगार्डिंग अगर उनको लगे कि मुझे अब कोई हेयरिंग्स बुलानी है, कोई मीटिंग बुलानी है, तो ये कर सकते हैं। ओके, खुद से ही अगर इनको लगेगा कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो इसी को अगर हम अप्लाई करते हैं डिजिटल न्यूज़ पोर्टल के क्षेत्र में, तो यहाँ पर एक जो है चेंज जो है ना आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको आप खुद ही समझ सकते हो। तो जो आज़ादी होगी प्रेस की, तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएंगे आने वाले समय में। और इसके अलावा जो यहाँ पर नोटिस कहता है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनके जो रूल्स हैं उनको भी फॉलो करना होगा डिजिटल न्यूज़ मीडिया को। ओके, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जितने तरह के न्यूज़ कंटेंट होते हैं और किसी भी सब्जेक्ट में अगर हो, तो वो यहाँ पर पड़ताल के अधीन होते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ वेरियस लॉज। मतलब जितने भी भारत ने कानून बनाए हुए हैं, तो उनके अंतर्गत जो है उनकी पड़ताल की जा सकती है कि क्या कंटेंट अच्छे से न्यूज़ कंटेंट सही है या नहीं है। ओके, क्या कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं पास आउट हो रही, या फिर किसी तरह की अफवाह तो नहीं पास आउट हो रही, कोई दंगे वाली इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है अलग अलग कानूनों के तहत जो है ये भी उनकी पड़ताल होती रहती है। तो यहाँ पर आगे बात करें कि ऐसी रेगुलेशन को यहीं पर अभी रोक देना चाहिए। तो सबसे जो यहाँ पर ख़राब बात जो कर रहे हैं ऑथर, सबसे जो ख़राब यहाँ पर बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्लेयर्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, जो OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको फिल्में दिखाते हैं या कोई भी कंटेंट दिखाते हैं, तो अभी अगर उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो उनसे तो इन्होंने बात की। ओके, लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल न्यूज़ मीडिया की, तो उनके रिगार्डिंग कोई भी कंसल्टेशन उनके साथ की ही नहीं गई कि आपने जो नई गाइडलाइंस लेकर आनी है, तो पहले ही हम कंसल्टेशन कर लें जो डिजिटल न्यूज़ मीडिया है उसके साथ कि आपको क्या ये इसमें क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, और फिर आप जो है आगे कदम बढ़ाओ और अपनी गाइडलाइंस को आप जारी करो। तो अभी ये चीज़ यहाँ पर नहीं हुई, तो उसको सबसे ख़राब बात बोल रहे हैं ऑथर। और एक डिटेल्ड कंसल्टेशन जो है ना स्टेक होल्डर्स के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, अगर कोई भी आप रूल जो है उसको फाइनलाइज करने जा रहे हो किसी भी न्यूज़ के ऊपर। तो ये जो रूल्स हैं वो अनअसेप्टेबल हैं, उनके द्वारा भी जो यहाँ पर डिजिटल मीडिया जो हाउसेज हैं, डिजिटल न्यूज़ मीडिया के हाउसेज, उनके द्वारा भी ये रूल्स अनअसेप्टेबल हैं। और इसके अलावा अगर हम स्ट्रीमिंग सर्विसेज की बात करें, तो उनकी भी यहाँ पर काफ़ी चिंताएं हैं कि जो ओवरसाइट अथॉरिटी है, जिसमें कि काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे होंगे, तो क्या वो टॉलरेंस दिखाएंगे इनके ऊपर, जो यहाँ पर ऑनलाइन जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, तो क्या किसी तरीके की टॉलरेंस वो रखेंगे कि अगर कोई भी क्रिएटिव कंटेंट वो लेकर आते हैं, ओके, तो ऐसा तो नहीं कि कोई क्रिएटिव कंटेंट आया तो उसमें जरा सी गलती देखी तो उसको बैन कर दिया, या उसको मना कर दिया कि आप दिखा ही नहीं सकते नेटफ्लिक्स के ऊपर। ओके, तो इस तरह के इंसिडेंट्स आपने देखे होंगे नॉर्मल लाइफ में, एग्जांपल्स में, कि बहुत सारे ऐसे नेटफ्लिक्स पे वीडियोस आते हैं जो काफ़ी जो है वायरल हो जाते हैं और जिनको बाद में बंद भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि क्या फिर ये जो गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी के, क्या उसके फेवर में डिसीजन तो नहीं देंगे कि जैसे उनकी सेंसिटिविटी होगी रूलिंग पार्टी की, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो है काम करेगी कि कौन सा न्यूज़ कंटेंट या कौन सा कंटेंट आगे फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है, किसको परमिशन देनी है या नहीं देना है। तो आगे बात कर रहे हैं कि भारत जो है ना क्रिएटिव फर्टाइल ग्राउंड है इन जैसी स्ट्रीमिंग एंटरटेनमेंट सर्विसेज के लिए, जैसे अमेजॉन प्राइम हो गया, ओके, और नेटफ्लिक्स हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। तो एक फर्टाइल लैंड है। ओके, तो काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है ना ऐसी इंडस्ट्री जो है प्रफुल्लित हो सकती है आने वाले समय में भारत में। तो अगर इनकी रेगुलेशन हम कर सकते हैं ना, कर देंगे, तो ये जो नई स्पिरिट निकल कर आ रही है ना, इसको पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे, इसको आगे ही नहीं बढ़ने देंगे। तो जब आगे नहीं बढ़ेगा
तो पूरी की पूरी वो वाला सेक्टर जो होगा इंडस्ट्री का, तो वो ख़त्म हो जाएगा आने वाले समय में धीरे धीरे। और आगे बात करें कि जितनी भी तरह का यहाँ पर अनरेगुलेटेड सोशल मीडिया है, तो उनको जो है यहाँ पर अनुपालन करना होगा, आगे बढ़ के यहाँ पर काम करना होगा कि जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उससे ये पीछे नहीं हट सकते, तो उनकी अनुपालना इनको करनी होगी। तो सोशल मीडिया ऐसा नहीं कर सकता कि अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कुछ यहाँ पर न्यूज़ कंटेंट निकल कर आता है उसको चलने दे, और बाद में कह दे कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो आप देख सकते हो कि बहुत तरीके के फेक कंटेंट जो है चलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, गलत इन्फॉर्मेशन भी जो है वो पास कर दी जाती है। तो इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो कंपनी ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रही है। और सोशल मीडिया यहाँ पर उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा, बिल्कुल जैसे एक पब्लिशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो भी अगर कोई न्यूज़ कंटेंट कोई छापता है, अगर कोई गलत छप जाता है ना, तो अगले दिन वो न्यूज़ पेपर में माफ़ी मांगता है वो। ओके, तो इसी तरीके से सोशल मीडिया को भी जो है ना अभी अपने आप को समझना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा, उसी तरीके से इनको आगे बढ़ना होगा। और आखिर में ऑथर बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल विचित्र बात है कि जो न्यूज़ कंटेंट जो कि ऑलरेडी बहुत अलग अलग लॉज के अंतर्गत जो है वो उसकी पड़ताल की जाती है कि न्यूज़ सही है या नहीं है, तो उसको पहले से जो इतना रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको पहले से वो किसी न किसी रेगुलेशन के तहत काम कर रहा है, तो अभी उसके ऊपर एक अननेसेसरी एक्स्ट्रा रेगुलेशन जो है वो डाल दी गई। तो खास तौर पे यहाँ पर डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं। तो यही था पूरा आर्टिकल। तो डिजिटल मीडिया में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। डिजिटल मीडिया में अगर आप कोई भी कंटेंट खुद से बनाकर आप जो है जनरेट करके आप पोस्ट कर रहे हो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो भी एक डिजिटल मीडिया का स्रोत है। ओके, तो उसमें अगर किसी भी चीज़ की खामी पाई जाती है तो एक्शन हो सकता है, अगर जो नए रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अभी बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर कोई भी गलत कंटेंट को आगे फॉरवर्ड कर रहा है तो आईटी एक्ट के तहत जो भी यहाँ पर दंड प्रावधान है तो वो मिल सकते हैं उस बंदे को। तो चलिए अभी सेकंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी फॉर इकोनॉमिक रेजिलेंस। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑथर कि जो इकोनॉमी को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कैसे करें, स्टार्टिंग कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली एक बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ओके, तो जिसमें जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्ति कांता दास, तो वो वहाँ पर उस समिट को एड्रेस कर रहे थे। तो कुछ बातें उन्होंने वहाँ पर कही। तो उन्होंने यहाँ पर बात कही कि जो इकॉनमी है वो दोबारा से टेक ऑफ कर रही नज़र आ रही है। ठीक है, दोबारा से जो है कॉन्फिडेंस अभी नज़र आ रहा है कि दोबारा से इकॉनमी आगे बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, कंज्यूमर भी जो है अपनी जो डिमांड है उसको आगे प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा जो सप्लाई चेन है दोबारा से रेगुलर हो रही है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक की जो ड्यूटी है वो करता रहेगा। सेंट्रल बैंक अभी पूरी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि जिस तरीके से भी हमारी रिकवरी हो रही है उसको कंटिन्यू रखा जा सके, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है हम उसको भी मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहना था जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्ति कांता दास, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई। तो ये रीअश्योरिंग का मतलब हम काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे मुद्दों के ऊपर यहाँ पर बात की, देश के इकोनॉमी के जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं तो उनके बारे में बात की, लेकिन कुछ कंसर्न्स ऐसे थे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जिनके ऊपर इन्होंने यहाँ पर बात नहीं की। तो ये ऑथर की यहाँ पर जो है ऑथर की स्टेटमेंट है, वो ये बात कह रहे हैं। तो अभी जो सबसे फोकस्ड यहाँ पर जो जिसके ऊपर अटेंशन देनी चाहिए वो है यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी। ओके, तो इसके ऊपर अच्छी खासी अटेंशन होनी चाहिए। तो अभी इसके ऊपर अटेंशन क्यों नहीं है? ओके, देखो पैंडेमिक की वजह से बहुत बुरी हालत हुई है। खासतौर पर अगर हम जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें या उनकी इकोनॉमी की बात करें कि वो कैसे जीवन अपना उसका गुजारा कर रहे हैं, तो वो उनके बारे में हमें सोचना है। हालांकि पैंडेमिक की वजह से बहुत कुछ ऐसा निकल कर आया है जिसकी वजह से जो आरबीआई है उसको भी अभी फोकस करना होगा कि कैसे जो है मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसको सही करना है, कॉर्पोरेट फ्लेक्सिबिलिटी उसको सही करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर तो बात हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन हमें अभी जो है ना आगे आकर सोशल सेफ्टी के ऊपर भी सोचना होगा, इसको भी फंक्शनल करना होगा। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस बार का बजट जो था 1 फरवरी 2021 का जो बजट आया था उसमें हेल्थ केयर के ऊपर भी जो सरकार ने थोड़ा बजट बढ़ाया है, अपनी राशि बढ़ाई है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन जो सोशल सेफ्टी है इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे, माइग्रेंट वर्कर्स ऐसे थे जो डेली वेज अर्नर्स थे, मतलब कि एक दिन दिहाड़ी लगाते हैं, फिर पैसा आता है, फिर दुकान पे जाते हैं, फिर खाना लेते हैं, फिर अपनी फैमिली को खाना खिलाते हैं और खुद खाते हैं। तो ये सिचुएशन है ज़्यादातर जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी। तो अभी क्या है कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स की यहाँ पर एब्सेंस होने की वजह से
उनको उनका यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा, उनको शेल्टर नहीं मिल रहा, कोई उनका आसरा नहीं, कोई मतलब ऐसी जगह नहीं मिल रही कि जहाँ पर वो सर ढक के रह सके। ओके, और ना ही वो किसी चीज़ के लिए पे कर सकते, इतना पैसा ही नहीं है उनकी जेब में, क्योंकि वो काम करते हैं फिर ही उनके पास पैसा आता है, तो फिर वो खाना खाते हैं। ओके, तो उनको अभी माइग्रेंट वर्कर्स की अगर बात करें तो उनको फोर्स कर दिया गया कि आप अपने घरों पे चले जाओ, अपने जो आपके जो पितृ गांव है वहाँ पर चले जाओ। ओके, तो अभी वो फार्म एरियाज में काम कर रहे हैं। ओके, जहाँ इसके अलावा भारत सरकार कुछ स्कीम चला रही है। ओके, तो वहाँ पर उस स्कीम के तहत जो है उनको एज ए लेबर काम दिया जा रहा है। वो अभी सिचुएशन क्या हो चुकी है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट में वो पूरी तरीके से फंस चुके हैं, साथ ही साथ जो उनकी ट्रेडिशनल जो ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारियां हैं, तो उसमें अभी फंस कर रह गए हैं। तो अभी कहने का मतलब यही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट ये चीज़ होती है कि रिसोर्सेज जितने हैं ना किसी के पास, उस हिसाब से जितनी आबादी है उसको एम्प्लॉयड नहीं किया गया, तो उसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर बात करें हम फुल एम्प्लॉयमेंट की, तो वहाँ पर जितने रिसोर्सेज किसी कंट्री के पास है और जितनी आबादी है, सारी की सारी आबादी एम्प्लॉयड होगी, तो उसको हम स्टेटस देते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट का। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की तो यहाँ पर कभी बात ही नहीं आई भारत के केस में, तो हमेशा बात होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट की, मतलब कि जितने रिसोर्सेज हैं उसके मुकाबले एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं हो रही है। और आगे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कुछ प्लान किया, एग्जीक्यूट किया कि फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो विलेजेस में बांटा जाए, दिया जाए। ओके, इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स भी दी गई, जिसके अंतर्गत जो है काम मुहैया करवाया गया। जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने गांव में चले गए थे, अपने ही गांव के क्षेत्र में आसपास जाकर कहीं काम करें। ओके, तो इससे थोड़ा बहुत रिलीफ देखने को मिला जो गांव के एरिया से वहां पर। लेकिन जब हम शहरी एरियाज की बात करेंगे, अर्बन एरियाज की बात करें, तो वहां पर तो सिर्फ कुछ गिनी चुनी कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं जिन्होंने अपना वॉलंटरी हेल्प दी है, मतलब अपनी इच्छा से हेल्प दी है। और इसके अलावा जो सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे आई हैं। लेकिन फिर भी शहरी क्षेत्र में ओवरऑल अगर सिनेरियो देखा जाए, तो ज़्यादातर जो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी पैंडेमिक की वजह से चली गई थी, उनको कुछ ज़्यादा नहीं मिला है। ओके, तो वो भी अभी भी वो जो है ना वो खाने के लिए तरस रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो इंस्टीट्यूशनल रिलीफ यहाँ पर देना चाहिए, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से काम करना है कि इंस्टीट्यूशनल रिलीफ को हम इस तरीके से डिज़ाइन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी आबादी है उसको हम अप्रोच कर पाएँ। और जो इस स्ट्रेस का समय है, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, इसको सही करना है, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। और कोई भी इकोनॉमी जो है ना वो कभी भी रेजोनेट नहीं हो सकती। ओके, इतनी लचकीली नहीं हो सकती अगर सिर्फ और सिर्फ हम ख्याल में ही बात करें, मतलब सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते रहें कि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बढ़िया हो जाएगा, या बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है हेल्थ सेक्टर का। तो यहाँ पर ख्याली पुलाव की तरह से बात नहीं बनेगी। जिस सेक्टर की यहाँ पर जो है अभी अटेंशन दे रहे थे शक्तिकांता दास, ओके, कि हमने अभी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर जो बजट है हेल्थ केयर सेक्टर का उसको बढ़ा दिया है। तो अभी ख्यालों में तो आप बहुत कुछ कर लोगे, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें आगे आना है और एक नई जो ग्राउंड है उसको अभी बनाना है, ताकि जो कि हम जो है ना एक सही मायने में एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके, एक्चुअल मायने में, प्रैक्टिकल मायने में जो है ना सेवा मुहैया करवा सके जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जोर देना है डाटा मैनेजमेंट के ऊपर, टेस्टिंग के ऊपर, और यहाँ पर जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है उसके ऊपर। तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग में क्या होता है, जेनेटिक सीक्वेंसिंग में डीएनए एक तरह से चेक होता है। तो डीएनए से हर एक चीज़ जो है पता लग जाती है कि उसका पिछोकड़ क्या था, और आगे आने वाले समय में जो है उस मनुष्य को कौन सी बीमारी जो है जकड़ सकती है, तो उसका पहले से ही बचाव कर रहे हैं। तो इस तरीके से जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है, डीएनए से पूरी की पूरी डिटेल आ जाती है कि कैसे जो है इलाज संभव है। तो भारत सरकार काफ़ी कदम बढ़ा रही है, लेकिन अभी भी जो है ना काफ़ी काम होना बाकी है। ख्यालों में काम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल फॉर्म में काम थोड़ा कम हो रहा है। तो चलिए अभी थर्ड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टॉप क्रेडिट कार्ड ट्रिक्स। तो देखिए, जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप जो यूज़ कर रहे हो, तो इसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि जब पैसा ही चोरी हो जाता है इनमें से। तो इसके रिगार्डिंग आर्टिकल में काफ़ी अच्छी बातें की गई हैं, तो अच्छे से डिस्कस करते हैं इसको भी। तो शुरुआत में बात कर रहे हैं कि अभी डिजिटल पेमेंट्स का जो है ज़माना आ चुका है। तो उसके तहत जो इसमें कन्वीनियंस मिलता है तो वो बिल्कुल लिमिटलेस है, काफ़ी ज़्यादा होता है, और इनकम्पेरेबल वैल्यू मिलती है। मतलब कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप डिजिटल पेमेंट्स को यूज़ करते हो तो आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं। ओके, बहुत सारे तरीके के आपको कैशबैक मिलते हैं। तो इस तरीके से इसमें और बढ़ोतरी जो है होती जा रही है, और एक डिकेड के कम समय में जो है ना अभी गवर्नमेंट ने भी इसको काफ़ी इनकरेज किया कि डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर हमने फोकस करना है। इसके अलावा जो पेमेंट टर्मिनल्स है, ऑनलाइन चेकआउट है, जो QR कोड्स हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को इनकरेजमेंट मिली है भारत सरकार की तरफ से भी, और लोगों ने भी इसको अच्छा खासा सराहा है इन सब चीज़ों को। P2P जो यहाँ पर मोबाइल पेमेंट्स होती हैं, P2P, ओके।
मतलब कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पेमेंट कर दी, आपका जो भी आपने किसी दुकान पर गए कोई सामान खरीदा तो मोबाइल से ही पेमेंट कर दी, दूसरे मोबाइल तक पेमेंट चलेगी, ट्रांजैक्शन हो गई। ओके, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम रिमोट ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इससे क्या हो गया कि ये अभी इस तरीके का जो पेमेंट सिस्टम है तो सभी जगह लोगों को आदत पड़ चुकी है, चाहे वो अर्बन एरियाज हो चाहे वो सेमी अर्बन एरियाज हो भारत में। और इसी समय जो अगर कोई कैशलेस पेमेंट को एज ए गिफ्ट अगर स्थापित करना चाहता है तो यहाँ पर जो बैंक है, मोबाइल वैलेट्स हैं, अगर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर वो पूरी कंपटीशन यहाँ पर लेकर आते हैं और हर एक तरीके से जो कस्टमर है ना उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आओ, आप कैशलेस पेमेंट चूज करो। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी वस्तु आप मंगवा रहे हो तो वहाँ पर ऑप्शन आती है कैश ऑन डिलीवरी की भी, और ऑप्शन आती है कि मोबाइल पेमेंट आप कर सकते हो। तो अगर आपने मोबाइल पेमेंट करनी तो उसके लिए आपको काफ़ी इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। ओके, अगर आप ऑनलाइन कर लेते हो तो आपने खुद का भी आपका एक्सपीरियंस होगा कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, थोड़ा सा कैशबैक मिल जाता है। और जिस तरीके से क्या करते हैं कि वो अपने कंज्यूमर को यहाँ पर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप ऑनलाइन ही प्रेफर करो, कैश ऑन डिलीवरी को आप कम उसके ऊपर आप कम जाओ। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि इन्हीं पेमेंट सिस्टम के चक्कर में, इसी के यहाँ पर मनोरंजन के अंतर्गत इनका जो घेरा बना हुआ है तो इसी में मस्त हो चुके हैं ये सभी चैंपियन जो यहाँ पर कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर को। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है ना यहाँ पर वो मिस हो चुकी है। कहने का मतलब इनका ओवरसाइट नहीं रहा है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो वो पेमेंट कितनी सिक्योर है, आपकी जो कार्ड डिटेल्स वो कितनी सिक्योर है, इसके रिगार्डिंग इनका ओवरसाइट जो है ना वो असमर्थित यहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब इतने ये समर्थित नहीं है, मतलब कि इतने काबिल नहीं है कि इस पेमेंट को भी एज ए सिक्योरिटी जो है वे देख सके, उसको कंटिन्यू कर सके। तो अगर इसकी कोई नींव नहीं रखी जाएगी तो जितने भी तरह का डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा ना वो कन्वीनियंट नहीं होगा, ना ही वो वैल्यूएबल होगा किसी के लिए। चाहे किसी को थोड़ा बहुत तो यहाँ पर रियायत मिल जाएगी, आप दे दोगे कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो तो आपको इंसेंटिव मिलेंगे तो आप आगे बढ़ो। लेकिन अब जब सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा ना तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। सब लोग जो है वो कैश ऑन डिलीवरी ही प्रेफर करेंगे इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अगर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का डिस्ट्रस्ट जो है वो पैदा हो जाता है कंज्यूमर्स में। और आगे बात करें कि ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि आरबीआई ने अभी नए रूल्स जो है उसको अनाउंस किया है जो कि इस प्रॉब्लम को टेक केयर किया जा सके। ये जो सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब आपकी जो यहाँ पर डाटा की क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो लीक आउट ना हो जाए, इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ नए रूल्स यहाँ पर जो है अनाउंस किए हैं आरबीआई ने। तो ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हाल ही में एक बड़ा जो है डिजिटल फ्रॉड जो है देखने को मिला है, डाटा चोरी हुआ है काफ़ी बड़े पैमाने पर कार्ड्स का। तो यहाँ पर जनवरी महीने की ही बात है कि 100 मिलियन क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डर्स का डाटा जो है ना वो ब्रीच कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक ऐप है जिसका नाम है जस्ट पे। ओके, तो इनके अंतर्गत जितने भी यहाँ पर कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स लिंक थे तो उनका डाटा चोरी हुआ है। ओके, तो ये एक तरह का यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि यहाँ पर भारत के जो बड़े बड़े ई कॉमर्स मर्चेंट्स हैं उनके साथ लिंक होकर काम करता है ये। ओके, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, तो इनके साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे आप अगर सपोज करो अमेजोन में कोई बिलिंग करते हो तो कोई एक पोर्टल खुलता है, जो पोर्टल अलग से ही जो है ना वो किसी अलग कंपनी का होता है जो पेमेंट में काम कर रही होती है और उसका लिंक हुआ होता है, कोई एग्रीमेंट हुआ होता है उस अमेजोन या फ्लिपकार्ट के साथ कि आप हमारे बिहाफ पर जो है पेमेंट लीजिए कस्टमर से। तो इसी के अंतर्गत जस्ट पे के तहत जितने भी कार्ड लिंक थे उनका डाटा चोरी हुआ है। तो इसी के तहत अभी सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर मैंडेट कर दिया है कि जो बैंक्स हैं और जो कार्ड इशूइंग एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, और इसके अलावा पेमेंट बैंक्स, ये तीन चीज़ें, इनके अलावा कोई भी ऑनलाइन कंपनी जो है ना या फिर पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स जो है ना अपने डाटा बेसिस में रख सकें फॉर रिमोट ट्रांजेक्शन। मतलब रिमोट ट्रांजेक्शन वही जो आप मोबाइल से आप परचेज कर रहे हो, एक मोबाइल से एक इंटरनेट कनेक्शन से दूसरे इंटरनेट कनेक्शन को यहाँ पर आप जो है पेमेंट पहुँचा रहे हो। तो अगर मतलब अभी क्या होता है, अभी देखो अगर आपने पेमेंट की है तो आपकी कार्ड डिटेल्स वहीं पर सेव हो जाती हैं। तो ज़्यादातर कंज्यूमर यही करते हैं कि बार बार कार्ड डिटेल्स जो है हमें नहीं भरनी पड़े, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेव हो जाती है। जब आपने कोई नई चीज़ मंगवानी है तो वहाँ पर सिर्फ आपको कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू डालनी होती है जिसको आप CVV बोलते हो, जो मैक्सिमम 3 डिजिट का होता है। तो सिर्फ आप उसको क्लिक करते हो। तो पेटीएम में अगर आपने कोई बिल पे करना है, रिचार्ज करना है, तो सिर्फ वो आप 3 डिजिट फिल करते हो तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि आपका जो डाटाबेस है ना क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है पेटीएम के साथ। ओके, तो अभी नए रूल्स के तहत सिर्फ 3 चीज़ों को यहाँ पर अथॉरिटी दी है सेंट्रल बैंक के द्वारा, जो एनबीएफसीज हैं, जो बैंक है, ओके, और जो पेमेंट बैंक है। सिर्फ यही तीन चीज़ें जो है जो डाटाबेस रख सकती हैं आपके कार्ड्स का, डेबिट कार्ड्स का और क्रेडिट कार्ड्स का। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर ऑनलाइन कंपनी जो है वो नहीं कर सकती है। तो और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं
और अभी बात करें कि नए रूल से क्या होगा कि जो बिजनेस है ना वो अफेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी दोबारा से नई तरीके से जब बिलिंग करनी होगी तो सारी डिटेल्स दोबारा से जो है कार्ड होल्डर को अपनी एंटर करनी होगी, दोबारा से जो कंप्लीट पेमेंट क्रेडेंशियल्स उसको फॉलो करना होगा, तब जाकर जो है अपनी ट्रांजैक्शन को वो इनिशिएट कर सकते हैं। तो पहले क्या था, पहले सिर्फ ऑटोमेटिकली पहले डाटा बेसिस में स्टोर था आपकी डिटेल्स, आपको सिर्फ सीवीवी भरना होता था तो आपकी ट्रांजैक्शन होगी, आपने बिल पे कर दिया। तो इससे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो क्लेम कर रही है कि जो नई इंपोजिशन लगाई है वो लार्ज स्केल इंटरप्शन जो है कंज्यूमर एक्सपीरियंस में पैदा कर सकती है, जिससे बिजनेस ऑपरेशंस में और डिजिटल पेमेंट के सिस्टम में जो है यहाँ पर रुकावट आ सकती है। ये सिस्टम में जो विश्वास है ना वो गिर सकता है, और इसका जो ऑपरेशन है इसके तहत जो लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें जो है दिलचस्पी कम हो सकती है लोगों की। और आगे बात करें कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है डिजिटल क्षेत्र में, डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी रुकावट वो यही है इसकी ग्रोथ और क्रेडिबिलिटी के चलते, कि अगर हम चाह रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट का दायरा बढ़े, इसकी ग्रोथ हो, इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़े, लोगों में विश्वास बढ़े, तो यहाँ पर जो हम इग्नोर कर देते हैं ना कि जो जिस तरीके के भी यहाँ पर इंस्टेंस होते हैं फ्रॉड के रिगार्डिंग, डाटा कॉम्प्रोमाइज़ के रिगार्डिंग, कि फ्रॉड हो गया, डाटा ब्रीच हो गया, तो इन सब चीज़ों को हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इन सब चीज़ों को हमने इग्नोर नहीं करना है। तो यही सब चीज़ें हैं जिससे ऑलरेडी जो लोगों के अंदर ना डर का भाव पैदा हो चुका है डिजिटल के रिगार्डिंग, मतलब कि अगर कोई भी काम हम डिजिटली करते हैं ना तो हमारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा पता नहीं है। अगर लोग काम करते हैं डिजिटली, अगर कार्ड को यूज़ भी करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं अगर किसी तरीके की भी यहाँ पर कोई खामी पाई जाती है वो डर जाते हैं, फिर आगे से वो सौगंध खा लेते हैं कि हम डिजिटली कोई काम करेंगे ही नहीं। ओके, इस तरीके का भी सिनेरियो यहाँ पर हो जाता है। तो इससे कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस है ना वो फिर वो नापसंद करना शुरू कर देते हैं ऐसी चीज़ों को, और इससे उनकी यहाँ पर जो शिकायतें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इससे जो है ना, ऐसी अगर किसी भी प्लेटफॉर्म में शिकायतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो वो प्लेटफॉर्म अच्छे से तरक्की नहीं कर पाएगा। ओके, तो अभी जो प्रॉब्लम्स निकल कर आती है ना उसको सही समय रहते जो है हमें सॉर्ट आउट करना है, उनका रिजल्ट निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। तो इसी तरीके के जो डिस्प्यूट, जो ज़्यादातर जो पार्ट निकल कर आता है ना, जो डिस्प्यूट निकल कर आते हैं वो यही होता है, जो स्टोर्ड कार्ड यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स होती है उसी के रिगार्डिंग निकल कर आती हैं। और इसी के रिगार्डिंग आगे बात कर रहे हैं कि जो आरबीआई जो प्लान लेकर आया, जो अनाउंसमेंट लेकर आया था, तो उसके रिगार्डिंग हमें जो है ना, जो पिछले साल के कुछ इवेंट्स हुए हैं साल 2020 में, तो उनके रिगार्डिंग हमने लाइट लगाकर जो है ना उसकी लाइट में हमें देखना चाहिए कि आरबीआई जो कर रहा है क्या वो सही कर रहा है कि नहीं सही कर रहा। क्योंकि आरबीआई जो प्लान लेकर आया है कि जो बातें यहाँ पर आरबीआई के द्वारा की गई हैं तो इसके रिगार्डिंग बिल्कुल सही बातें वो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल ने पिछले साल की, तो स्टार्टिंग में देखो जो कोविड-19 जब शुरू हुआ, जब लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, तो लोगों ने ज़्यादातर क्या किया, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। तो उसकी आदत लोगों के अंदर जो है बननी शुरू हो गई, क्योंकि फियर यही था कि हम जो है फिजिकल टच से बचकर रहें, किसी चीज़ को हमने टच नहीं करना। तो उस समय माइंड सेटअप ऐसा चल रहा था सभी लोगों का। तो इसी के तहत जो है लोगों ने कैश हैंडलिंग यहाँ पर कम कर दी और यहाँ पर ऑनलाइन परचेजेस की डिजिटली पेमेंट करके। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, डिजिटल शिफ्ट तो बढ़ा, डिजिटल पेमेंट का दायरा बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन साथ ही साथ कार्ड के रिलेटेड जो फ्रॉड है वो भी बढ़ने शुरू हो गए, रिलेटेड टू शॉपिंग, या फिर आप कोविड-19 ट्रीटमेंट या चैरिटी के तहत कोई भी पैसा आप दे रहे थे तो वहाँ पर फ्रॉड भी होने शुरू हो गए कार्ड के रिलेटेड। तो इस तरीके के फ्रॉड इतने बड़े पैमाने पर बढ़े हैं, तो जो साल 2020 के लॉसेस हुए हैं इसके तहत, तो वो यहाँ पर $200 बिलियन के आसपास की यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में जितने लॉसेस हुए हैं यहाँ पर कार्ड के रिलेटेड जितने भी फ्रॉड निकल कर आए हैं उसके तहत। तो आप देख सकते हो कि आरबीआई बिल्कुल पिछले साल की यहाँ पर जो रिजल्ट्स निकल कर आए उसी के बिहाव पर जो है ना आगे काम कर रहा है और चाह रहा है कि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें ना बढ़े। तो उसके रिगार्डिंग आरबीआई जो है अपनी पॉलिसी लेकर चल रहा है। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर ये सब चीज़ें आपको बेकार लग रही है ना कि ऐसा कुछ नहीं है, तो आने वाला जो फ्यूचर हो ना तो वो और ज़्यादा खतरनाक होगा इसके जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है उसके रिगार्डिंग। तो अगर इंडियन ई कॉमर्स की हम बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि ग्रो करेगा $61.1 बिलियन इन 2019 टू अबाउट $96.5 बिलियन बाय 2023। 2023 तक जो है $96 बिलियन के आसपास तक यहाँ पर इसकी मार्केट बढ़ने की यहाँ पर जो है ना अंदाजा लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जो अकाउंटिंग है, ओके, इसकी रेशो भी बढ़ जाएगी 30% ऑफ दिस वैल्यू। ओके, तो ये भी काफ़ी बड़े मात्रा में बढ़ेगा, उनका यूसेज भी काफ़ी बड़े मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाएगा आने वाले समय में। और उस समय जो टोटल डिजिटल पेमेंट्स होगी ना, तो यहाँ पर जितनी अभी हो रही हैं, अभी समय के हिसाब से हो रही है उससे 3 गुना ज़्यादा होगी।
तो कितने बड़े पैमाने पर जो लोग जो है डिजिटली काम करना शुरू कर देंगे। तो जो सिचुएशन अभी निकल कर आ रही है उसको अभी सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है उसके रिगार्डिंग। तो इसके अलावा जो बाय नाउ या पे लेटर की यहाँ पर ऑप्शन आती है, तो इसकी भी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो एक्सेप्टेंस है ना वो बढ़ती जा रही है, जो कंज्यूमर्स है और जो MSMEs यहाँ पर जो अदारे हैं उनके प्रति। तो अगर ये चीज़ें और बढ़ती गई आने वाले समय में, तो आप जो है ना ऑनलाइन फ्रॉड का जब राइज होगा तो उसको आप रोक नहीं पाओगे, ये बिल्कुल गारंटीड बात है। तो यहाँ पर ये ऑथर ऐसी बात यहाँ पर कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और अगर एक बार जो स्मार्ट कार्ड्स है, जहाँ पर जो स्मार्ट चिप्स है या पिन है, जिसको हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कार्ड्स भी बोलते हैं, तो इसकी अगर जब आदत पड़ गई ना, तो लोग यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर यूज़ करना शुरू कर दिए लोगों ने बड़े पैमाने पर। तो उस समय पर अगर कोई भी यहाँ पर फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल होती है, किसी भी तरीके का यहाँ पर जो है आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो आप चोरी नहीं पकड़ पाओगे, ना ही आप किसी तरीके का पेमेंट फ्रॉड पकड़ पाओगे आने वाले समय में। तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में और डिफ़िकल्ट होने वाली हैं। और अभी इसी के रिगार्डिंग कोई रियल इम्प्रूवमेंट भी नहीं की गई है इस ऑनलाइन स्पेस के माध्यम से, मतलब कि ऑनलाइन अगर कोई भी ऐसा फ्रॉड होता है तो उससे कैसे बचा जा सके। और इसी के रिगार्डिंग जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े इंडस्ट्री प्लेयर हैं, तो वो भी अपनी बात यहाँ पर यही कहते हैं कि वो इस एरिया को ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है वो बहुत आसान है उनके लिए। ओके, तो यहाँ पर ये एरिया को ही वो छोड़ने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्टी होती है आने वाले समय में। और आगे बात कर रहे हैं कि जो हैकर्स हैं वो भी अभी बहुत सयाने हो चुके हैं, तो वो जिस तरीके से यहाँ पर जो एल्गोरिथम लगाते हैं अपनी मशीन लर्निंग को यहाँ पर ओवरकम करने के लिए, तो वो भी बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। ओके, तो उनको भी यहाँ पर समझ आ चुकी है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो सिक्योरिटी डिफेंसेस है उनको यहाँ पर ब्रीच करना है, हटाना है, ख़त्म करना है। ओके, तो यहाँ पर जिस तरीके के भी हमारे सामने एक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम डिप्लॉय किया होता है कि आपका डाटा बिल्कुल सेफ है, तो हैकर इतने कामयाब है, इतने यहाँ पर वो दिमाग लगाते हैं कि इस फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को भी वो फेल कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डाटा है वो जो पेमेंट फ्रॉड है, ठीक है, तो वो यहाँ पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात करने की, जो डाटा है, जो पेमेंट फ्रॉड है, अगर आप किसी जगह ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, तो उस समय इतना यहाँ पर टफ नहीं है उसको हैक करना। सबसे ज़्यादा जो हैक करने के चांसेस है वो तब है जब आपका डाटा ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म में सेव हो चुका है, जैसे आपके कार्ड की डिटेल्स जो है ऑलरेडी स्टोर हो चुकी हैं, ठीक है, तो आपने सिर्फ अपना CVV डालना है। तो जब आपकी कार्ड की डिटेल्स ही स्टोर हो चुकी है ना, तो उस एरिया में हैकिंग करनी सबसे ज़्यादा आसान है। ओके, वहाँ पर हैकिंग सबसे बढ़िया तरीके से, आसानी तरीके से हो सकती है। लेकिन अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सेल कर रहे हो, पूरी की पूरी तरीके से दोबारा से अपना कार्ड फिल कर रहे हो, नंबर फिल कर रहे हो, ओके, अपना नाम फिल कर रहे हो, डिटेल्स फिल कर रहे हो, तो उस समय ये हैक करना बहुत टफ है। ओके, तो यहाँ पर आने वाले समय में हो सकता है कि जो फ्यूचर होगा कार्ड सिक्योरिटी का वो टोकनाइजेशन के थ्रू हो, मतलब कि वहाँ पर आपको टोकन मिलना शुरू हो जाए, उसी टोकन से आपकी जो है ट्रांजैक्शन आगे प्रोसीड करें। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, टोकन सिस्टम में क्या होगा कि जो मर्चेंट है वो आपके जो कार्ड नंबर्स है ना, जो आपका इशूइंग बैंक है उसके साथ जो है वो शेयर करेगा, और फिर वही बैंक जो है ना 16 डिजिट का एक कार्ड नंबर जो है ना आप उस कंपनी को आगे आपको जो है आगे फॉरवर्ड करेगा। ओके, तो ये 16 डिजिट का जो कार्ड नंबर होगा, ये इसको एज ए टोकन माना जाएगा। ये बिल्कुल एज ए सेट्स ऑफ नंबर होगा, रैंडमली सेट किया होगा, ये कोई बैंक अकाउंट नंबर नहीं होगा। ओके, तो इस 16 डिजिट को फिर आप जो है आगे यूज़ करोगे, और जो है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास इसकी यहाँ पर जो है इंक्रिप्शन रहेगी। तो इसको जब आप आगे फिल करोगे तब जाकर जो है आपकी ट्रांजैक्शन आगे कंटिन्यू हो पाएगी। तो इससे जो है ना हैकिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक्चुअल अकाउंट डिटेल्स आपकी रहेंगी वो बैंक के अंतर्गत स्टोर रहेंगी एज ए टोकन वॉल्ट, मतलब एक एज ए टोकन का जो आपका पर्स होता है उसके रिगार्डिंग। तो इसका एडवांटेज सिस्टम का यही है कि जो ऑनलाइन मर्चेंट्स हैं वो आपकी जो स्टोर जो अकाउंट डिटेल्स है ना उसको यहाँ पर जो आपकी अकाउंट डिटेल्स है उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे वो। ओके, तो यहाँ पर अगर 1 क्लिक चेकआउट होता है तो वो भी सेफ रहेगा आने वाले समय में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका डाटा जो है ना वो आपका सेफ रहेगा। वो मर्चेंट जो है, जो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर पेमेंट आपकी कर रहा था, ओके, तो वो इसको उठा नहीं पाएगा, और चोरी होने के चांसेस जो है, फ्रॉड होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मर्चेंट कौन है, जो आपकी पेमेंट कर रहा था अमेजोन के बिहाफ पर, ठीक है, या फिर फ्लिपकार्ट के बिहाफ पर, जो भी यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके बिहाफ पर। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अलग अलग नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिल डेस्क का नाम लूँ तो नॉर्मली यही खुलता है बिल डेस्क का पोर्टल, जहाँ पर आपकी जो है पेमेंट करता है ये मर्चेंट और आगे प्रोसीड करता है। और आगे बात करें कि जो RBI का यहाँ पर मास्टर डायरेक्शन प्लान है, तो यहाँ पर उसका जो नाम है वो है डायरेक्शन ऑन डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल। तो ये साइड में इसका लिंक है, अगर इस प्लान को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो इस लिंक को आप कॉपी करके ना इसका आप जो PDF आपको मिल जाएगा। तो RBI का जो प्लान है वो उसके बारे में आप डिटेलिंग में आप देख सकते हैं। तो उसमें क्लियरली एक बात बोली गई है कि यहाँ पर जो डर है
अराउंड द ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ढांचा है जो यहाँ पर फ्रॉड वार्निंग सिस्टम का, वो भी बहुत ख़राब है, बुरी तरह यहाँ पर तहस नहस हुआ है। तो इसको यहाँ पर जो है ना अच्छे से मेंटेन करके आगे चलना है। तो यहाँ पर बैंक जो है ज़्यादातर इसी को ऐसे ही मेंटेन करके आगे बढ़ते रहते हैं। ओके, तो इसकी जो यहाँ पर लूप होल्स हैं उनको सही करना है और यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या निकल कर आ रही हैं और उसको सोल्यूशन उनके निकाल कर लेकर आने और आगे बढ़ना है। और साथ में यहाँ पर अगर इंश्योर करते हैं कि जो यहाँ पर कार्ड इशूइंग एंटाइटीज़ हैं, अगर उनको यहाँ पर अलाउ कर दिया जाता है कि आप जो है पेमेंट्स के जो क्रेडेंशियल डाटा उसको आप स्टोर करें, तो उससे यहाँ पर क्या होगा आने वाले समय में, तो उसको और बढ़िया तरीके से जो है आप चेंज कर सकते हो। तो टोकनाइजेशन जैसे हमने अभी एग्जांपल ली, तो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जहाँ फिर इसके अलावा और जो आपको बढ़िया इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी आपके अगर नज़र में है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर डाटा को सेव करना ही है तो इसको आगे इस तरीके से आप जो है उसको मॉडर्नाइजेशन उसकी कर सकते हो। और साथ ही साथ लास्ट में बात कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर कंफर्ट चाह रहे हो कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपका बचाव हो, तो आपको थोड़ी सी पेन यहाँ पर लेनी होगी कि आपको 1 मिनट जहाँ एक्स्ट्रा जो है ना चेकआउट के ऊपर लगाना होगा। अगर टोकनाइजेशन का प्रावधान आप यहाँ पर कर रहे हो, तो अगर 1-2 स्टेप और भी ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे सिक्योरिटी के, तो आपको ही फ़ायदा होगा इससे। तो इससे आसानी आपको यही होगी कि अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर शॉपिंग कार्ट में परचेज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ओके, ज़्यादा पैसे देने का मतलब कि आपको अगर आपकी कार्ड डिटेल्स ही पूरी तरह लीक होगी तो सारे के सारे पैसे आपके चले गए। ओके, तो सिक्योरिटी का एक एक स्टेप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना होगा। और आने वाले समय में जिस तरीके से हमारी मार्केट बढ़ेगी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यहाँ पर दायरा बढ़ेगा और इनके ऊपर जो हमारी अप्रोच है हमारे कंज्यूमर्स की वो बढ़ेगी, तो उसके तहत जो है ना हमें पहले से ही प्लानिंग तैयार रखनी है कि आने वाले समय में फिर फ्रॉड भी बढ़ेगा और उस फ्रॉड को भी हमने जो है काउंटर करना है। समय रहते उसके लिए प्लानिंग अच्छी सी करके रखनी है। तो इस आर्टिकल के जो राइटर हैं वो फॉर्मर हेड हैं सिटी मर्चेंट सर्विसेज यूनाइटेड स्टेट्स के। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रंटियर टेक के बारे में, मतलब छोटी सी यहाँ पर न्यूज़ है। तो क्या बता रहे हैं इसमें, ज़्यादातर जो यहाँ पर जो मुल्क है ना, तो जो यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसमें ये चीज़ देखी जा रही है कि प्रोडक्टिविटी और यहाँ पर लिवलीहुड को और इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए दुनिया जो है ना यहाँ पर बहुत तेज़ी से जो है फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ को जो है उनकी अडॉप्टेशन कर रही है। डिजिटलाइजेशन जो है उसको यूज़ करिए, कनेक्टिविटी को यहाँ पर जो है ना बड़े बड़े पैमाने पर जो है फैला रही है। तो यहाँ पर एक यूएन की रिपोर्ट आई है जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो मार्केट साइज का यहाँ पर जो एस्टीमेट जो है वो लगाकर बताया जा रहा है इन द केस ऑफ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इन बिलियंस, ओके, इन बिलियन डॉलर्स। तो स्टार्टिंग में जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की यहाँ पर वैराइटीज़ की बात करें, सबसे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें कि 2018 में इनकी मार्केट यहाँ पर 130 बिलियन डॉलर की है। ओके, तो 2025 में 1500 बिलियन डॉलर की हो सकती है। और इसके अलावा जो रोबोटिक्स है तो इसके बारे में आप यहाँ से 32 से चूँकि 500 बिलियन डॉलर तक जा सकती है। जो सोलर जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं जो इनकी मार्केट है वो भी यहाँ पर 54 बिलियन डॉलर है, तो 344 बिलियन डॉलर के आसपास तक ये 2025 तक जा सकती है। फिर 5G की बात करें अभी सिर्फ 0.6 है, फिर 277 तक हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें 16 है, 191 तक हो सकती है। बिग डाटा की बात करें 32 है, 157 की बात करें हो सकती है। ड्रोन्स हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, जीन एडिटिंग हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सभी का डाटा है जो 2025 तक जो है ना इनका जो यहाँ पर क्षेत्र है, इनका जो बिजनेस है इतने बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आ रही है कि ज़्यादातर जो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स है ना, तो यह 11 टेक्नोलॉजी यहाँ पर डिस्कस की गई है, तो उसमें यूएस सबसे आगे है और चाइना भी इसमें जो है ना एक मेजर प्लेयर के तौर पर जो है आगे बढ़ रहा है। और यही 2 कंट्रीज़ हैं जिनका शेयर जो है आने वाले समय में काफ़ी बढ़ेगा और रिस्पॉन्सिबल रहेंगी इन टेक्नोलॉजीज़ के क्षेत्र में। तो 30 से 70% जो पेटेंट्स भी हैं और पब्लिकेशंस भी जो हैं इन क्षेत्र में वो इन्हीं 2 कंट्रीज़ की हैं। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर यूएस चाइना ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, चाइना कॉम्पीट कर रहा है यूएस को, तो भारत कहाँ रह गया। भारत को भी आगे आना होगा। भारत का जो रिसर्च फील्ड है उसको भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अगर हमारी रिसर्च अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग होगी तभी जाकर ऐसे टेक्नोलॉजीज़ में हम एडवांसमेंट लेकर आ सकेंगे। तो अभी देखो जो पेटेंट्स भी निकलते हैं ना, तो चाइना में 50-60 हज़ार के करीब एक साल में जो है पेटेंट्स निकलते हैं जो पीएचडी होल्डर्स हैं, या इसके अलावा जो रिसर्च वर्कर्स हैं। तो भारत में इसकी गिनती सिर्फ 3 या 4 हज़ार के आसपास है। तो आप इसी से कंपैरिजन कर लो कि रिसर्च वर्क हमारा कितनी मतलब ऊंचाइयों को छू रहा है। और अमेरिका तो चाइना से भी आगे है। तो इसीलिए जब रिसर्च किसी कंट्री की आगे होगी किसी भी फील्ड में, चाहे इकोनॉमिक्स का फील्ड हो, चाहे किसी और यहाँ पर टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, तभी वो देश तरक्की करता है। तो चलिए अभी बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज़ की। तो यहाँ पर जो सबसे पहली न्यूज़ है, तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं नए रूल्स गवर्निंग डिजिटल मीडिया। तो इसी के रिगार्डिंग हमने फर्स्ट आर्टिकल भी डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा अच्छे से और देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर
सेंट्रल गवर्नमेंट ने वीरवार को जो है ना नए रूल्स नए रेगुलेशन जो है यहाँ पर लागू किए हैं, जो डिजिटल मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया की इंडस्ट्री है उसके ऊपर, जो कि यहाँ पर लोकल लॉज के अंतर्गत जो है ना इनका यहाँ पर इनकी जो यहाँ पर गतिविधि है उनको कंट्रोल करके यहाँ पर चला जा सके, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया कंपनीज है जैसे गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, और यहाँ इसके अलावा जो यहाँ पर स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, तो यहाँ पर इनके रिगार्डिंग जो है ना इनके ऊपर भी एक नज़र बनाई रखी जाएगी। तो इसके बारे में हमने पढ़ा भी है कि एक ओवरसाइट कमेटी भी, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जो इनको जो है ओवरव्यू, जो इनका जो एक तरह से रेगुलेशन जो है वो करके चलती रहेगी, देखती रहेगी किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो इनकी जो नया नोटिफिकेशन आया उसमें जो डेफिनेशन है डिजिटल मीडिया की, तो उसके नई डेफिनेशन के रिगार्डिंग क्या किया है कि इनको भी यहाँ पर जो है नए पोर्टल्स को मैंडेट कर दिया है कि ये भी अभी उन्हीं कैटेगरीज में आएंगे, उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करेंगे जिस फॉर्म्स के रिगार्डिंग जो है जो ट्रेडिशनल मीडिया पब्लिशर्स काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स हैं, ये सब जाने, ठीक है, जो जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं बिल्कुल उसी नॉर्म्स को फॉलो करके अब डिजिटल मीडिया काम करेगा। तो ये किस एक्ट के तहत होगा? ये होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत, और उसमें से भी यहाँ पर जो रूल निकल कर आएगा उसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटली मीडिया एथिक कोर्स रूल्स 2021 अंडर द सेक्शन 79। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसको यहाँ पर जो है ना प्रोबेबली टफेस्ट स्टैंड जो है रेगुलेशन के ऊपर कहा जा रहा है भारत का। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर सोशल मीडिया के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि जो रूल्स नए बनाए गए हैं यहाँ पर जो यूजर्स हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के, तो इनको एम्पावर करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इनकी अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो उस चीज़ को इंश्योर किया जा सके कि कौन बंदा जो है अपना यूजर कंटेंट बना रहा है, कौन बंदा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है और क्या क्या एक्टिविटीज उसके ऊपर कर रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी निगरानी रखी जाए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कर रहे हैं कि टाइमलाइन जो है ना, अगर कोई खराब कंटेंट जो है पब्लिश हो जाता है तो उसके लिए जो टाइमलाइन है, तो कि आप कितने समय में उस अनलॉफुल कंटेंट को खत्म करते हो या रिमूव करते हो, तो इसको और टाइट किया गया है। तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट के तहत बात की जा रही है कि असिस्टेंस इस तरीके से मिलेगी। मैं इसके रिगार्डिंग एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ट्विटर को भारत सरकार ने 2 बार जो थे यहाँ पर मैसेजेस भेजे थे अलग अलग अकाउंट्स की लिस्ट बनाकर कि इन अकाउंट्स को जो है ना आप डिलीट कर दो, ये भारत के विरोधी हैं, जहाँ पर खालिस्तानी एक्टिविटीज़ की बात की जा रही थी और जहाँ पर फार्मर प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग नेगेटिव न्यूज़, गलत खराब जो इन्फॉर्मेशन थी, गलत जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर प्रसारित की जा रही थी। तो यहाँ पर ट्विटर ने बहुत समय ले लिया इसको करते करते। तो इसी के रिगार्डिंग नए जो रूल्स आए उसमें भारत सरकार ने इसको डाला है कि टाइमलाइन को आप थोड़ा कम कीजिए, टाइट कीजिए, मतलब जल्दी से जल्दी जो अनलॉफुल कंटेंट है उसको खत्म कीजिए अपने प्लेटफॉर्म से। और इसके अलावा जो यहाँ पर फर्स्ट ओरिजिनेटर होगा मैसेज का, मगर अगर किसी ने गलत मैसेज डाला है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है मतलब जिसने शुरुआत की है उसको आइडेंटिफाई करना है उस ऑफेंस के लिए। ओके, तो ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कर रहे हैं। तीसरी बात, जो बिगर प्लेटफॉर्म जैसे गूगल है, अमेजोन है, इनके लिए यहाँ पर जो इनकी लोकल प्रेजेंस है इसके रिगार्डिंग रूल्स को और स्ट्रिक्ट कर दिया है। और जो यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है ना, इसको यहाँ पर वॉलंटरी यहाँ पर कर दिया है कि इसको भी आप करोगे साथ साथ। और साथ ही साथ जो डिजिटल मीडिया जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके रिगार्डिंग क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कंसर्न जो है जिनको यहाँ पर जो है एड्रेस करके चलना होगा जो डिजिटल कंटेंट के थ्रू अगर चलता है, आगे बढ़ता है। तो पहली बात कर रहे हैं कि जो सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ क्लासिफिकेशन है कंटेंट की, वो होनी चाहिए कि वो यूनिवर्सल है या फिर अडल्ट है। इसके रिगार्डिंग जो कोड ऑफ एथिक्स हैं तो उसके रिगार्डिंग भी जो यहाँ पर गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना होगा। इसके अलावा 3 टायर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि 3 टायर होगा, मतलब कि अगर एक बार किसी को यहाँ पर किसी तरीके का जो प्रॉब्लम आई है तो अगर न्याय नहीं मिला है, मतलब कि उसकी सुनवाई नहीं की गई, तो फिर दूसरा टायर हो सकता है, फिर तीसरा हो सकता है, जब तक मतलब कि संतुष्टि नहीं हो जाती कि अगर कोई किसी तरीके का गलत जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का, और किसी को यहाँ पर आहत किया गया है, किसी की फीलिंग्स को आहत किया गया है, तो 3 टायर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी यहाँ पर होगा। और साथ ही साथ जो यहाँ पर सब्जेक्ट्स होंगे डिजिटल न्यूज़ मीडिया के रिगार्डिंग उनको सेम लॉस के रिगार्डिंग डाल दिया गया जैसे ट्रेडिशनल मीडिया के लिए लॉस बने हैं, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बात की है। तो इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंस अगर कोई दोषी पाया गया तो उसको क्या होगा, यहाँ पर जो भी बंदा होगा वो उसका कोई जिस भी तरीके का यहाँ पर यूजर कंटेंट होगा उसके रिगार्डिंग जो भी इसको यहाँ पर फैसिलिटी थी वो सब कुछ चली जाएगी। ओके, तो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है या फिर जो इंडियन पिनल कोड है उसके तहत। तो यहाँ पर संभल कर चलना होगा। अगर कोई भी किसी तरीके का यूजर कंटेंट खुद से डेवलप करता है और उसमें चाह रहा है कि मैंने अपनी न्यूज़ को वायरल करनी है, उसमें जो मर्जी डाल दो, सिर्फ वायरल ही करना है, तो अभी इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करें, बचकर चलें। और आगे जो न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज में से, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो मैसेजिंग ऐप्स हैं
उनके ऊपर जो एक हथौड़ा चल सकता है। तो यहाँ पर और ज़्यादा जो है ना अज्ञानता नहीं चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि मैसेजिंग ऐप्स जो हैं अभी वो उनको मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो ओरिजिनेटर होगा किसी भी फ्लैग मैसेज का उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, ट्रेस करना है, तो अभी इनके जिम्मेदारी है। तो मैसेजिंग ऐप्स जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सिग्नल ऐप है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इनको कहा जाए कि आप अपनी जो एंड टू एंड इनक्रिप्शन है इसको आप डिलीट कर दो, खत्म कर दो। तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हो, तो आप मैसेज कर रहे हो आपने अपने किसी दोस्त को, ठीक है, तो वो जो भी आपकी बातचीत होगी वो आप दोनों के बीच में होगी। मतलब कि इसके अलावा और तीसरा बंदा जो है ना वो आपकी जो है मैसेजेस को कोई नहीं पढ़ सकता। ओके, इसको हम बोलते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन। ओके, अगर मैसेजेस की बात करूँ, सिंपल जो मैसेज होते हैं, तो उसके केस में जो भी मैसेज आपको आता है तो वो उसको कोई भी पढ़ सकता है। ओके, इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा फर्क यहाँ पर निकल कर आता है। चाहे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल ऐप आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर एंड टू एंड इनक्रिप्शन को जो है फॉलो करके जो है चला जाता है। आपने कोई इनक्रिप्ट किया, मैसेज इनक्रिप्ट किया, जिसकी ओर पहुंचा उसने डिक्रिप्ट किया। ओके, बस यही एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है, जिसको एंड करने की बात कर रहे हैं, इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये खत्म होता है तो यूजर्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर ये खत्म होता है तो हमारी प्राइवेसी जो है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। कोई भी जो आकर है हमारे मैसेजेस को पढ़ लेगा, तीसरा बंदा आकर, कि आप दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है। तो बेसिकली सरकार चाहती है कि मैं ट्रेसर को आइडेंटिफाई करूं कि शुरुआत में अगर कोई गलत मैसेज कर रहा है तो कहां से शुरुआत हुई है। लेकिन इसके चलते यूजर्स की प्राइवेसी भी जा रही है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी जा रहा है, यहाँ पर ये एक्सपर्ट्स का मानना है। और गवर्नमेंट अपने डिफेंस में क्या बात करी, गवर्नमेंट यहाँ पर कह रही है कि मैं यहाँ पर स्क्रैपिंग करने के नहीं कह रही हूँ कि इंक्रिप्शन को आप स्क्रैप कर दो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो ओरिजिनेटर होगा, जो भी किसी तरीके का प्रॉब्लमेटिक जो कंटेंट होगा, प्रॉब्लमेटिक जो किसी तरह का कंटेंट होगा, अगर कोई इस तरीके का ओरिजिनेटर है, सिर्फ उसको पकड़ो, उसको आइडेंटिफाई करो और उसको आगे लेकर आओ, उसको ट्रेस करके आगे लेकर आओ। बस हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं। और आगे जो न्यूज़ है वो भी फ्रंट पेज में से, तो यहाँ पर ऑनलाइन न्यूज़ कम्स अंडर न्यू रूल्स। तो इसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन ये दो बातें यहाँ पर ऐड कर लीजिए कि जितने भी तरह की नई वेबसाइट्स होंगी उनको यहाँ पर जो है सेल्फ रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी, तो उसको यहाँ पर फॉलो करके चलना होगा। तो ये एक तरह की जो है ना NBSA जो है ओवरसाइट है, ओवरसाइट यहाँ पर अथॉरिटी है ऑफ एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, याद रखिएगा। तो इसी के रिगार्डिंग जो यहाँ पर जो ऑनलाइन न्यूज़ कंटेंट को जो यहाँ पर मॉनिटर करके चलेगा, तो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पर बनाई जाएगी जिसको हेड किया जाएगा एक रिटायर्ड जज के द्वारा। तो यहाँ पर ओवरसाइट कमेटी जो है कंप्लेंट्स को सुनेगी, एड्रेस करेगी और यहाँ पर जो है उसको रेगुलेट करेगी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है। और आगे जो न्यूज़ है वो भी सेम पेज में से, तो यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो अभी ब्रीफ करेगी राज्यों को। आज मीटिंग होगी शुक्रवार को, जो अभी फेज 3 की वैक्सीनेशन ड्राइव होगी उसके रिगार्डिंग। तो अभी हेल्थ मिनिस्ट्री जो है 11 बजे शुक्रवार को एक मीटिंग करेगी जिसमें स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी शामिल होंगे। उसके अलावा जो नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर्स हैं वो अटेंड करेंगे इस मीटिंग को। और स्टेट्स का यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर उनको चाह रहे थे कि जो उनके यहाँ पर सेंटर्स है उसका नंबर डबल किया जाए। तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। और साथ ही साथ जो तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो इनको यहाँ पर जो है वो परमिशन मांग रहे हैं कि वो स्टेट एम्पैनल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको यहाँ पर एडमिनिस्टर कर सके फॉर वैक्सीन। मतलब कि उनको भी अनुमति मिले कि वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यूज़ करके जो है वैक्सीनेशन को आगे बढ़ा सके। और इसके रिगार्डिंग भी जो है ब्रीफिंग यहाँ पर की जाएगी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इन सभी राज्यों को, जो भी इनकी यहाँ पर दुविधा है सबको दूर किया जाएगा। और अभी टोटल जो अभी तक वैक्सीन दी जा चुकी हैं वो 1,30,67,047 हैं। ओके, और जो 25 फरवरी 6 बजे तक जो यहाँ पर वैक्सीन मिली है वो 3,95,884 के आसपास वैक्सीन डोजेज है जो कि दी जा चुकी हैं 25 फरवरी को। और आगे जो न्यूज़ है वो निकल कर आ रही है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें कि इंडिया और पाकिस्तान LOC पर यहाँ पर सीज फायर को यहाँ पर राजी हुए कि किसी तरीके का यहाँ पर अभी फर्दर फायर जो है नहीं होंगे। तो यहाँ पर बातें चल रही हैं, जो DGMO है हमारे, तो यहाँ पर उनके द्वारा बातचीत चल रही है। तो यहाँ पर 2018 से ये मामला चल रहा है। तो यहाँ पर 2018 में स्टार्टिंग बात कर रहे हैं कि मई महीने में भारत और पाकिस्तान में यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था। तो यहाँ पर 2003 का यहाँ पर एग्रीमेंट जो था उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे थे कि जो सीज फायर है यहाँ पर वो नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी ऑन ग्राउंड ये मुमकिन नहीं हो पाया। तो बहुत सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ फायरिंग की कंटिन्यू रही दोनों ओर से, भारत की ओर से भी और पाकिस्तान की ओर से भी। और 2019 में पुलवामा टेरर अटैक हुआ, तो ये भी फरवरी महीने में हुआ था। अभी रिसेंटली हम ब्लैक डे जो है इस डे के ऊपर जो है मनाकर हटे हैं। तो ये अटैक हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर और जो था यहाँ पर स्ट्राइक्स बढ़नी शुरू होगी। सीज फायर के यहाँ पर जो इंसिडेंट्स थे वो भी बढ़ने शुरू हो गए। तो इसके अलावा भारत ने भी यहाँ पर बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी फरवरी महीने में ही। और 2020 में यहाँ पर जो है अभी तक 5,000 से ज़्यादा जो है वायलेशंस हो चुके हैं सीज फायर की। मतलब कि
जो यहाँ पर एग्रीमेंट होता है ना कि आप मतलब फायरिंग नहीं करोगे, ना उस ओर से फायरिंग होगी ना इधर से फायरिंग होगी। ओके, तो इससे जो है ना जो आस पड़ोस की जो यहाँ पर लोकल लोग होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, उनके यहाँ पर डेथ्स होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वही ज़्यादा घायल होते हैं। तो 2020 में भी अभी 46 के आसपास लोग जो थे मर चुके हैं इसी के चलते, इधर भी और उधर भी। और 2021 में अभी 1 फरवरी तक जो है 299 जो है सीज फायर वायलेशन के केसेस आ चुके हैं, जिसमें एक बंदे की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर जो आर्मी का जो कंसर्न है वो क्या लेकर चल रही है कि हमारा जो प्राइमरी फोकस ये है कि हमने जो है ना घुसपैठ को रोकना है, वो नहीं होने देनी है भारत में। ट्रूप्स जो है वो जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर लगे रहेंगे, उनको यहाँ पर किसी भी तरीके से हटाया नहीं जाएगा, और जो ऑपरेशनल डिसीजन लिए जाएंगे वो आर्मी के द्वारा ही लिए जाएंगे ऑन ग्राउंड, और किसी तरीके की भी यहाँ पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी, खासतौर पर जो एंटी टेरर ऑपरेशंस हैं उनके रिगार्डिंग। और आगे जो न्यूज़ है वो भी सेम पेज में से, तो यहाँ पर बात करें कि पाकिस्तान को अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। तो यहाँ पर नई अनाउंसमेंट आई है जो कि की है FATF के जो प्रेसिडेंट हैं मार्कस प्लेयर ने, उन्होंने यहाँ पर बात बोली है। 4 दिन तक यहाँ पर मीटिंग चली थी, तो उसके रिगार्डिंग फैसला सुनाया है कि पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा, क्योंकि अभी तक जिस तरह की एक्टिविटीज़ इनको करनी चाहिए थी अपने वहाँ पर टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस निकल कर आते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, तो उसके लिए पर्याप्त यहाँ पर कदम नहीं उठाए गए हैं पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, इस्लामाबाद के द्वारा, जिसके तहत अभी भी इनको ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। ग्रे लिस्ट से ये बाहर नहीं आया है। ओके, तो यहाँ पर पिछले काफ़ी सालों से जो है ना पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही काम करता जा रहा है, मतलब कि वो चाह रहा है कि मैं ग्रे लिस्ट से बाहर आऊँ। ओके, तो मेरे ऊपर यहाँ जिस तरीके से यहाँ पर जो दबाव बन रहा है उससे मैं बाहर निकलूँ, लेकिन वो फिर वही का वहीं अभी रही जा रहा है। तो यहाँ पर जो अप्रोचेस निकल कर आ रही हैं, जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो यही है कि अभी तक पाकिस्तान सही तरीके से अपने वहाँ पर टेररिज्म को ख़त्म नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ये G7 ग्रुप का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है FATF, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस निकल कर आते हैं पूरे वर्ल्ड में, या फिर जो टेररिज्म के केसेस निकल कर आते हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो है ना कंट्रीज को यहाँ पर ये सैंक्शन करते हैं। 2 तरह की लिस्ट होती है, एक होती है ग्रे लिस्ट, दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। अगर कोई कंट्री बार बार कहने पर भी जो है ना सही सुधर नहीं रहा है, बार बार उसी ग्रे लिस्ट में आए जा रहा है, तो उसको बाद में जो ये G7 कंट्रीज का जो ग्रुप है वो मिलकर बैठकर जब इसकी मीटिंग बैठती है तो उसको ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं। तो ब्लैक लिस्ट में अगर जाता है कोई कंट्री तो उसके ऊपर काफ़ी इकोनॉमिकली सैंक्शंस लग जाती हैं, और काफ़ी तरीके से जो है इसको घेर लिया जाता है उस देश को, अगर वो सही तरीके से टेररिज्म के खिलाफ काम नहीं करता है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस निकल कर आते हैं उनके खिलाफ काम नहीं करता है। तो थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए FATF के बारे में। तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 1989 में। तो ये G7 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है। तो यहाँ पर ये पॉलिसीज डेवलप करती हैं कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं, हवाला का जो कारोबार चलता है जिससे ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है, तो इसको सही किया जाए। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर इन एक्टिविटीज़ को यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का। तो यहाँ पर 2001 में इन्होंने इसका मैंडेट एक्सपैंड करके यहाँ पर टेररिज्म फाइनेंसिंग में भी इसको इंक्लूड कर दिया था कि टेरर को बढ़ाने के लिए जो फाइनेंस करते हैं, तो अभी उन देशों को भी इस यहाँ पर जो है शामिल किया जाएगा। तो अभी इसके हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर पेरिस में है। प्रेसिडेंट अभी के लिए मार्कस प्लेयर है। अभी इनको बनाया गया है ग्रुप ऑफ 7 नेशन, जिसको हम G7 बोलते हैं। 1989 में बना है। इसका पर्पस क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस उनको कॉम्बैट करना, टेररिज्म फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करना। टोटल मेंबरशिप कितनी है? 39। और आगे बात कर रहे हैं जो न्यूज़ है, यहाँ पर जो भारत सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, तो उन्होंने 17 ऐसे NGOs है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिनको यहाँ पर FCRA लाइसेंस के थ्रू जो है यहाँ पर काम करने के लिए इजाज़त दे दी है। उनको यहाँ पर लाइसेंस दे दिया है FCRA का। तो FCRA क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट। ओके, 2010 में यहाँ पर बनाया गया था इस एक्ट को। तो यहाँ पर क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो NGOs भारत में चलती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इनको फंडिंग चाहिए होती है। अगर सपोज करो कोई NGO ऐसी जो बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर काम कर रही है, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ा रही है, उनको न्यूट्रिशन डाइट प्रोवाइड करवा रही है, तो वो खुद से पैसा कैसे जुटाएगी? तो उसको किसी ना किसी तरीके से फंडिंग चाहिए। तो अगर बाहर से फंडिंग आ रही है ना, तो उसको यहाँ पर इस रूट के तहत फंडिंग आएगी, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत। ओके, तो इसमें कुछ प्रावधान से उनको फॉलो करके ही आप जो है आपको फंडिंग मिलेगी। तो अभी क्या हुआ था, 2020 में होम मिनिस्ट्री ने इसके रूल थोड़े टाइट कर दिए थे। इसको अमेंड करके ना इस लॉ को इसको और टाइट कर दिया था। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे, उसको थोड़ा लिमिट कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया था, जो पब्लिक सर्वेंट्स थे, ओके, जो सरकारी नौकर थे ना, उनको यहाँ पर इनएलिजिबल कर दिया था कि वो जो है ना फॉरेन फंड जो है रिसीव नहीं कर सकते, जो बाहर से फंड आता है उसको रिसीव नहीं कर सकते। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग 17 नॉन NGO ऐसे अभी जो इनको जो है लाइसेंस दे दिया गया FCRA के तहत। तो इसी में एक डॉक्टर अब्बाजी थाटे सेवा और अनुसंधान संस्था भी है,
और एक ग्रामीण फाउंडेशन फॉर सोशल इम्पैक्ट, ये संस्था भी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा। ये एनजीओज हैं, कोई सरकारी संस्थान नहीं है। और इसी के रिगार्डिंग आगे बात करें कि जो एफसीआरए का लाइसेंस है वो मैंडेटरी है किसी भी एनजीओ के लिए जो बाहर से फंड लेना चाह रही है। तो 2020 में मिनिस्ट्री ने यहाँ पर 165 ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर ये लाइसेंस इशू किया था, और 2019 में ये 683 एनजीओज थी जिनको ये लाइसेंस इशू किया गया था। तो आप 2020 में देखिए कितनी कटौती की गई, कितने कम ऑर्गेनाइजेशन को जो था लाइसेंस मिला था एफसीआरए का। तो एफसीआरए के तहत ये कहा जाता है कि जो फॉरेन फंड या अगर आप लेना चाहते हो तो अलग अलग एरियाज में आप ले सकते हैं, जैसे कल्चरल है, इकोनॉमिक है, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम अगर आप चला रहे हो तो इनके रिगार्डिंग आप जो है बाहर से फंड ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन जो है ना वो लेनी जरूरी है थ्रू एफसीआरए रजिस्ट्रेशन। तो इसके अलावा आप जो है फंडिंग नहीं ले सकते हो। तो ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि जो फंडिंग बाहर से आए ना उसका गलत इस्तेमाल ना हो, जिस पर्पस के लिए फंडिंग आई है उसी पर्पस के लिए वो फंडिंग लगाई जाए, मतलब कि किसी और एक्टिविटीज़ में या टेररिज्म की एक्टिविटीज़ में ऐसा पैसा ना चला जाए। इसलिए गवर्नमेंट जो है ना पहले खुद से देखती है, फिर आगे जो है यहाँ पर लाइसेंस इशू करती है कि हाँ आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे प्रोसीड कर सकती है। और आगे जो न्यूज़ है वो है कोविड-19 इम्पैक्ट वाले पेज में से। तो यहाँ पर फार्मा वाला पेज है, ओके। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर गवर्नमेंट वैक्सीन प्रोवाइड करेगी। तो इसके रिगार्डिंग जो लोग यहाँ पर कोई ऑप्शन चाहते हैं कि हमें कौन सी वैक्सीन लगानी, तो ऐसी ऑप्शन नहीं मिलेगी। जो यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल होगी वही लगवानी होगी लोगों को। और दूसरा, अगर किसी को कोई बीमारी है पहले से, अगर कोई एनसीडी है मतलब कि कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, या फिर किसी तरीके की यहाँ पर हार्ट के रिगार्डिंग बीमारी है, या फिर इसके अलावा जितने भी तरह के एनसीडीज़ होते हैं, तो यहाँ पर पहले उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होगा वैक्सीनेशन से पहले, तभी उनका वैक्सीनेशन होगा। पहले सिचुएशन देखी जाएगी कि क्या वैक्सीनेशन की जाए उनको, फिर ही उनको यहाँ पर वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल जो यहाँ पर आयुष्मान भारत स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है, और यहाँ पर दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत यहाँ पर रजिस्टर्ड है, तो वही जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन है उनकी सप्लाईज की जाए हॉस्पिटल्स तक। और जो लोग हैं यहाँ पर अपने आप को जो है अपॉइंटमेंट अपनी ले सकते हैं थ्रू कोविन ऐप। तो ये कोविन ऐप स्पेशली इसी के रिगार्डिंग बनाई गई है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए वैक्सीनेशन के लिए, और दूसरा जो है सीधे वो हॉस्पिटल में जाकर जो है अपना अपॉइंटमेंट जो है अपने आप को जो है रजिस्टर कर सकते हैं ऑन द स्पॉट भी। और आगे जो न्यूज़ है वो है एटी मार्केट वाले पेज में। तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है निफ्टी में, जिस तरीके से उछाल देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही मार्च महीने में भी यहाँ पर फॉलो करके यहाँ पर बात कर रहे हैं कि चलता रहेगा। तो यहाँ पर 25 फरवरी का डाटा है और यहाँ पर जो चेंज निकल कर आया पूरी फरवरी सीरीज़ का, तो उसके रिगार्डिंग परसेंटेज में ये बात बताई हुई है। तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स है, सेंसेक्स है, ये दोनों टॉप पर है, ओके। तो ये आप डाटा देख सकते हो कि किन अंकों के साथ यहाँ पर जो है 25 फरवरी को उछाल देखा गया, वो कितनी यहाँ पर वृद्धि हुई पूरी फरवरी महीने का अगर कंपेयर करूँ आप 25 फरवरी के साथ। तो अलग अलग यहाँ पर इंडेक्स हैं, निफ्टी पीएसयू बैंक है, मेटल है, बैंक है, पीएससी, एनर्जी, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उसके रिगार्डिंग अलग अलग डाटा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अलग अलग तरीके से परसेंटेज चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है मार्केट में। और आगे जो न्यूज़ है वो है स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में से। तो अभी हमने 3rd नंबर का जो आर्टिकल डिस्कस किया था तो उसमें हमने बात की थी कि आरबीआई ने अभी एक प्लान लेकर आया है जिसको कि अभी जुलाई 2021 में लागू किया जाएगा, जिसमें उसने कहा है कि जो बैंक है, इसके अलावा जो स्मॉल पेमेंट बैंक है, और जो तीसरा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, सिर्फ यही 3 हैं जो यहाँ पर जो कस्टमर का क्रेडिट और डेबिट कार्ड का जो डाटा उसको स्टोर कर सकती है। इसके अलावा और जो भी कोई ऑनलाइन कंपनी है वो कस्टमर का क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डाटा जो है उसको स्टोर नहीं कर सकती हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो यहाँ पर ऑनलाइन मर्चेंट जो कंपनीज हैं जैसे अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, फ्लिपकार्ट, जोमेटो है, तो यहाँ पर इन्होंने गुहार लगाई है आरबीआई से कि आप जो है हमें परमिशन दो और जो डाटा है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उसको स्टोर करने की परमिशन दो आप हमें। तो इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने जवाब दिया, आरबीआई ने इनकी जो यहाँ पर रिक्वेस्ट है इसको रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि जो आप यहाँ पर आरोप लगा रहे हो कि इस तरीके से अगर हम डाटा स्टोर नहीं करेंगे आने वाले समय में तो यहाँ पर सिस्टम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हालांकि अभी इसके अलावा बात करें तो मर्चेंट के साथ साथ जो यहाँ पर पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, जैसे यहाँ पर वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, तो ये भी जो है ना इन्हीं मर्चेंट्स के फेवर में बात कर रहे हैं कि डाटा को जो है आप स्टोर ही रखिए, मतलब कि आप हमारे साइट के ऊपर जो है क्रेडिट कार्ड का जो डेबिट कार्ड का डाटा उसको स्टोर ही रखिए, उसको हटाइए नहीं। ये रूल जो है जुलाई 2021 को लागू हो जाएगा। और आगे बात कर रहे हैं इकोनॉमी माइक्रो, मैक्रो एंड मोर वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो मूडी
मूडी नाम की जो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो उनके द्वारा अभी जो फिजिकल ईयर 2022 की जो ग्रोथ है तो उसमें 13.7% की जो है वृद्धि देखने को यहाँ पर मिलेगी, ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाई है मूडी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनके द्वारा। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की एजेंसी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाई है कि 13.7% से जो होगी हमारी जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर की ग्रोथ होगी इस हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन अक्टूबर 2020 में इन्होंने यहाँ पर अलग आंकड़ा दिखाया था, उसमें इन्होंने कहा था कि 10.8% के हिसाब से बढ़ेगी। और दूसरी ओर यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन होगी इकोनॉमी में तो यहाँ पर फिजिकल ईयर 2021 में 7% के हिसाब से यहाँ पर होगी। तो पहले इन्होंने कहा था कि वो 10.6% के हिसाब से होगी। तो ऐसा अभी चेंज क्यों देखने को मिला है? अभी चेंज ऐसा इसलिए देखने को मिला है क्योंकि अभी जो है ना कोविड-19 की वैक्सीन का रोल आउट हो गया है, जिसकी वजह से अभी मार्केट में दोबारा से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है और जो एक्टिविटीज़ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसमें अभी पिकअप होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से अभी ये डाटा में चेंज आना शुरू हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर मूडी जो है अभी नया डाटा पेश कर रही है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मूडी जो संस्था है ना बेसिकली जो इन्वेस्टर्स के यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करती है कि कितना पैसा जो है इन्वेस्ट हो सकता है भारत की इकोनॉमी में। इसके अलावा एक और संस्था है जो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम करती है, जो भारत की एजेंसी जिसको हम ICRA बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो उसके द्वारा जो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन ग्रोथ लगाई गई है वो 10.5% की है फिजिकल ईयर 2022 में। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर रिकवरी धीरे धीरे देखने को मिलेगी अलग अलग सेक्टर्स में। जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनकी सेविंग्स बढ़ सकती हैं, रिकवरी भी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है। इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन प्रेशर जो है बढ़ सकता है खासतौर पर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स है और जहाँ फिर जो फ्यूल के रिलेटेड सेक्टर्स है वहाँ पर जहाँ पर फ्यूल का काम होता है जिन सेक्टर्स को चलाने में। और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, जहाँ पर हम फूड और जो फ्यूल के प्राइसेस हैं जो नॉर्मल कमोडिटीज़ हैं इन सबके प्राइसेस को हम जो है काउंट करके चलते हैं, तो वहाँ पर उनको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो वो भी 4.5% के हिसाब से बढ़ेगी। और इसके अलावा जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो भी 5.2% के हिसाब से बढ़ेगी फिजिकल ईयर 2022 में। और मूडी यहाँ पर क्वेश्चन भी कर रहा है कि जैसे जिस हिसाब से डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट भारत सरकार लेकर चल रही है वो 2022 तक कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे। और यहाँ पर जो फिजिकल हेल्थ सुधारनी है भारत ने, उसके लिए यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है उसमें उसको थोड़ा सा लेस ड्यूरेबल कहा जा रहा है मूडीज की तरफ से। और आगे जो न्यूज़ है वो है कंपनीज वाले पेज में। तो यहाँ पर जो भारत के न्यूज़पेपर जो पब्लिकेशन है ना वो भी अभी गूगल से गुहार लगाना शुरू कर दिया कि आप हमें भी अपनी जो एड रेवेन्यू आपका आता है उसमें से 85% का हिस्सा जो है वो आप हमें दो। ओके, जो हमारा आप न्यूज़ कंटेंट उठाते हो अपने प्लेटफॉर्म पर लगाते हो तो उससे जो भी आपको एड रेवेन्यू होता है उसका 85% हिस्सा आप हमें दो। तो भारत की न्यूज़पेपर इंडस्ट्री ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि ऑलरेडी जो है ना गूगल जो है ऑस्ट्रेलिया में और जो यहाँ पर यूरोपियन नेशंस हैं तो वहाँ पर जो है ऐसा काम कर चुका है। वहाँ पर पब्लिशर्स जो है उनके प्रति राजी हो चुका है कि आपको जो है एड रेवेन्यू से शेयर आपको मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी कल का लॉ पास कर दिया अपने देश में। तो यहाँ पर जो भी न्यूज़ कंटेंट उठाया जाएगा न्यूज़ पब्लिशर का तो उसके लिए रिगार्डिंग जो है पे करना होगा गूगल को उनको। तो यहाँ पर 85% कंटेंट जो है शेयर जो है एड रेवेन्यू का भारतीय न्यूज़पेपर मांग रहे हैं कि आप हमारा हिस्सा दीजिए। और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी रखिए, आपका जो रेवेन्यू रिपोर्ट्स निकल कर आएंगी उसकी ट्रांसपेरेंसी भी रखिए कि आप किस हिसाब से पैसा आप हमें देंगे। और आगे जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो है कंपनीज वाले पेज में से ही। तो यहाँ पर बात करें जो टेलीकॉम सेक्टर है वो गवर्नमेंट से गुहार लगा रहा है कि आप जब स्पेक्ट्रम का आवंटन करोगे तो उनको एडुकेट और अफोर्डेबल प्राइसेस में करना, क्योंकि हमारे ऊपर पहले से ही कर्जा बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो 8.55 लाख करोड़ का कर्जा है पूरे के पूरे टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, भारत का जितना भी टेलीकॉम सेक्टर है उसके ऊपर। तो अभी 5G स्पेक्ट्रम जो है उनका आवंटन होना है। तो यहाँ पर जो कॉल उनके द्वारा दी गई है कंपनीज के द्वारा कि जो सप्लाई इनकी हो वो अफोर्डेबल रेट्स में हो, मतलब उतने रेट हो जितना हम जो है दे भी सकें। उसके अलावा जो मिनिमम 100 यूनिट है जो ऑपरेटर हैं 3 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के, और इसके अलावा 800 यूनिट जो है ऑपरेटर है मिलीमीटर वेव्स के, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात करें कि ये आप हमें अवेलेबल करवाएं। और जो यहाँ पर 5G ट्रायल्स होंगे, फास्ट ट्रैक टावर फाइबराइजेशन होगी, तो उसके रिगार्डिंग जो है हमें आप जो है मौका दे के हम आगे बढ़ सकें। यूनिफॉर्म रूल्स बनाए, मतलब कि सब जो है लोग उस रूल्स को फॉलो करके चले, इस हिसाब से रूल हों। और ऐसा ना हो कि कोई इसी एक कंपनी को फ़ायदा हो जाए, बाकी कंपनी जो है वो देखती रह जाए कि क्या हुआ। और इसके अलावा जो लाइसेंस फ़ीस है उसको भी आप कम करें। और यहाँ पर जो SUC यहाँ पर फीस है उसको भी रिड्यूस करें। तो SUC क्या होता है? स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज इसको बोलते हैं, तो इसको भी रिड्यूस करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना यहाँ पर ऑक्शन करेगी E&V स्पेक्ट्रम का। तो E&V स्पेक्ट्रम बैंड क्या होता है? ये बैंड विड्थ होती है जिसमें आपको 1000 MB जो है ना 1000 MB पर सेकंड के हिसाब से जो डाटा है आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया रहता है 5G के लिए। इतने डाटा से आप 5G को अच्छे से चला पाओगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट अपना खर्चा जो है वो भी कम करना चाहती है। इनका E&V स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करवा के जल्दी से जल्दी
जल्दी से जल्दी जो है इनका ऑक्शन हो और लोग जो है टेलीकॉम सेक्टर जो है इनको खरीदे अफोर्डेबल प्राइसेस में। और आगे जो न्यूज़ है वो है डिसरप्शन स्टार्टअप्स में टेक्नोलॉजी वाले पेज में। तो यहाँ पर बाइडन ने जो ग्रीन कार्ड के ऊपर पाबंदी लगाई थी, बैन लगाया था, तो सॉरी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगाया हुआ था जो ग्रीन कार्ड के ऊपर, तो उसके ऊपर जो बैन था उसको हटा दिया है जो बाइडन ने। तो उसको बोला है कि जो बाहर से जो लोग यहाँ पर अमेरिका में आना चाह रहे हैं ग्रीन कार्ड के बेस के ऊपर, तो उनको हम अलाउ करेंगे, आप आइए, हमारी इकॉनमी को आप फायदा पहुंचाइए, ठीक है, तो आप हमारी इकॉनमी में भी आप जो है बढ़ोतरी के लिए काम कीजिए। तो ग्रीन कार्ड होल्डर मतलब उसका मतलब होता है कि परमानेंट रेजिडेंट है वो यूनाइटेड स्टेट्स का, और जिसको भी यहाँ पर ग्रीन कार्ड इशू होता है तो उसका यहाँ पर आइडेंटिटी का वो प्रूफ रहता है कि आपके पास जो है यूएस सिटीजनशिप है और आप जो है काम कर सकते हो एज ए परमानेंट सिटीजनशिप लेकर वहाँ पर यूएस में। अगर आप किसी भी तरीके का यहाँ पर कंपनी चलाना चाह रहे हैं या फिर कोई भी काम करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। और आगे जो न्यूज़ है वो है अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने फेसबुक और गूगल और भी जो यहाँ पर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म होंगे उनको अभी न्यूज़ के लिए पे करना होगा न्यूज़ पब्लिशर को। तो इसके रिगार्डिंग जो लॉ बना है उसको पास कर दिया अपनी पार्लियामेंट में। तो पूरी दुनिया का ये पहला लॉ है जो यहाँ पर डिजिटल बड़े प्लेयर्स को यहाँ पर फोर्स करेगा कि वो उनके लोकल पब्लिशर्स को पे करें उनके न्यूज़ कंटेंट के लिए। तो इसी के चलते भारत की जो न्यूज़ इंडस्ट्री है ना वो भी आगे आ रही है। तो वो भी गूगल से गुहार लगा रही है कि आप हमें 85% ऑफ द न्यूज़ कंटेंट का जो रेवेन्यू शेयर आता है, जो ऐड का रेवेन्यू शेयर आता है उसका 85% आप हमें दें। अगर आप हमारा न्यूज़ कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर चला रहे हो तो उससे जो आप उसके ऊपर जो ऐड लगेगी, जो पैसा आएगा, वो उसका 85% आप हमें दें। तो शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने कर दी है। और अभी समय शीशे के सामने जाने का 3 वर्ड्स है आपके सामने, इनको जाकर रिपीट कीजिए। पहला है एग्रेंडाइज, ओके, दूसरा है एग्रीगेट, तीसरा है अलैक्रिटी, ओके। तो तीनों का मतलब पढ़िए और इनको रिपीटेशन कीजिए बार बार। और अभी बात करेंगे एक इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर आज बात करेंगे बैड बैंक के बारे में। तो एक बैड बैंक कौन सी एंटाइटी होती है? बैड बैंक का काम होता है कि जो भी किसी बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ना, वो उसको खरीद लेता है, फिर उसका सोल्यूशन निकालता है, ओके। तो सोल्यूशन निकालता है, या तो खुद से उसको उसमें इन्फ्यूजन करता है, पैसा देता है और उसको यहाँ पर चलाने की कोशिश करता है कि जिसने भी लोन लिया था वो चल जाए आगे और वो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वापस मुझे करता रहे। अभी बैंक को ना करे, मुझे करे, बैड बैंक को करे। अगर नहीं चले तो फिर उसके पूरे एसेट को बेचकर जो है पैसा आता है उसको अपने पास रखता है। इस तरीके से यहाँ पर सोल्यूशन निकालने की यहाँ पर बात करता है, कोशिश करता है बैड बैंक। हालांकि इस साल का जो बजट है भारत सरकार का, वहाँ पर यह प्रावधान दे दिया है कि बैड बैंक बनाया जाएगा भारत में, और इसको आप जो है नेशनल ARC भी कह सकते हो, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर भी आप इसको कह सकते हो। तो पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया? पहली बार USA में ये इंट्रोड्यूस हुआ था 20वीं शताब्दी में। और इसके अलावा भारत में सबसे पहले न्यूज़ में कब आया? ये आया था इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 के जो यहाँ पर ड्राफ्ट आया, उसमें ये पहली बार इसका यहाँ पर जिक्र किया गया था। तो वहाँ पर इसको बोला गया था पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन, ओके। तो पारा के नाम से यहाँ पर इसको यहाँ पर बोला गया था कि इसको इंट्रोड्यूस कीजिए, सेटअप कीजिए ऐसी बॉडी को, ताकि जो बैंकों की ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन निकाला जाए। और अभी समय है इस नक्शे को आइडेंटिफाई कीजिए, ये कौन सा राज्य है। और अभी बात करेंगे पिछले नक्शे की डिटेल्स के बारे में। तो क्वेश्चन था महाराष्ट्र के बारे में। तो आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक और गोवा, तो इन सभी राज्यों को जो है बॉर्डर शेयर होता है महाराष्ट्र का। तो कब बनाया गया था महाराष्ट्र को? ये बना था 1 मई 1960 को। बड़ी जो कैपिटल है वो मुंबई है, दूसरा नागपुर है, विंटर में जो कैपिटल नागपुर रहती है, बड़ा शहर मुंबई है। टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं और जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। इसके अलावा बाइकैमरल हाउस है, यहाँ पर असेंबली की 288 सीट्स हैं, काउंसिल की 78 सीट्स हैं, राज्यसभा की 19 सीट्स हैं और लोकसभा की 48 सीट्स हैं। आबादी 11 करोड़ के ऊपर की है। और अगर बात करें सिंबल्स की, तो यहाँ पर जो इनका स्टेट मैमल है वो है इंडियन गैंड स्क्विरल, जो स्टेट बर्ड है वो है येलो फुटेड ग्रीन पिजन, जो स्टेट इंसेक्ट है वो है ब्लू मॉर्मन, जो स्टेट फ्लावर है वो है जरूल, और जो स्टेट ट्री है वो है मैंगो ट्री। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए, धन्यवाद।